अब पढ़ते हैं कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अगर मुझे मेरा रूम सँभालना है और उसमें बहुत सारे टॉयज़ हैं, तो मुझे वो टॉयज़ को उनकी उनकी जगह पे रखना है। मैं क्या करूँगी कि जो एक जैसे टॉयज़ हैं उन्हें साथ में रखूँगी। मान लो मेरे पास सा जितनी भी बॉल्स हैं मैं उन्हें एक साथ रखूँगी। मेरे पास अगर लेगो है या पज़ल्स हैं, तो मैंने पज़ल्स के पीसेस को एक साथ रखूँगी, लेगो को एक साथ रखूँगी। तो इस तरीके से जो सिमिलर चीज़ें होती हैं, मैं उन्हें ग्रुप करके साथ में रखती हूँ। सिमिलरली अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में भी जो सेम काइंड के चीज़ें होती हैं, उन्हें हम लाइक टर्म्स बोलते हैं और इन टर्म्स को हम ग्रुप कर देते हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जिनके पास एग्ज़ैक्ट सेम लेटर होता है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है एडिंग द सेम थिंग। मान लो कि मैं एक शॉप चलाती हूँ जो पेंसिल्स बेचता है। यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। तो मान लो कि मंडे को मैंने 5 पेंसिल्स बेची, तो मुझे टोटल कितने पैसे मिले? 5 इंटू प्राइस ऑफ 1 पेंसिल जो कि है P, तो इसको मैं 5P लिख सकती हूँ। ट्यूसडे को मैंने 3 पेंसिल्स और बेची, तो मुझे कितना मिला? 3P। फिर वेडनेसडे को मैंने 10 पेंसिल्स और बेची, मुझे 10P मिला। तो ये सारी मेरी अर्निंग्स है 5P, 3P, 10P 3 दिन की। अब अगर मान लो मुझे पता लगाना है कि इन 3 दिन में मैंने टोटल कितना कमाया, तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूँगी 5P, 3P, 10P। अब अगर मैं देखूँ तो सबके पास सेम लेटर P है, यानी कि ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। तो मैं इन्हें ऐड कर सकती हूँ। इससे मुझे क्या मिलेगा? 18। तो टोटल मेरी अर्निंग्स कितनी हुई? 18P। जो लाइक टर्म्स होती हैं, मैं सिर्फ़ उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। और ये जो 18P है, ये मच सिंपलर टू राइट है इसके कंपैरिज़न में। तो इसीलिए ही हम सिंप्लीफाई करते हैं हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस को। दूसरी चीज़ है ग्रुपिंग डिफरेंट थिंग्स। अब मान लो कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है। तो यहाँ पे पेरीमीटर हमने पढ़ा था। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएगा? L प्लस B प्लस L प्लस B। अब यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हैं, L और B। मान लो कि मैं L समझती हूँ कि ये लेमन है और B जो है वो बनाना है। अब मैं लेमन और बनाना को एक तो नहीं मान सकती, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग चीज़ें हैं, तो मैं इन्हें ऐड नहीं कर सकती हूँ। तो L वाली टर्म्स मेरी अलग रहेंगी और B वाली टर्म्स मेरी अलग रहेंगी। मैं दोनों L वाली टर्म्स को आपस में ऐड करूँगी और B वाली टर्म्स को आपस में। तो मुझे क्या मिलेगा कि L प्लस L प्लस B क्या हो जाएगा? 2L प्लस 2B। तो ये है मेरी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। जैसे हम लेमन्स और बनानास को नहीं ऐड कर सकते, या मतलब मैं नहीं बोल सकती कि L प्लस B या तो 4 लेमन बनाना हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं लेंथ और ब्रेड्थ को भी एक नहीं मान सकती हूँ, इन्हें मैं अलग-अलग ही कंसिडर करूँगी और इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकती। और सेम है और बाकी लेटर्स के लिए भी। एज़ लॉन्ग एज़ लेटर्स सेम है, मैं तभी उन्हें ऐड कर सकती हूँ। तो मेन आइडिया है कि सिंप्लीफाइंग में हम क्या करते हैं, हम टर्म्स ढूँढते हैं जिनके पास सेम लेटर हो और उन्हें हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। उसके बाद हम उन्हें ग्रुप करते हैं और फिर हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके नंबर्स को, और इसमें लेटर्स हमेशा सेम रहने चाहिए। तो एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि एक दुकान में कितने पेंसिल्स और इरेज़र्स एक दिन पे बिके, तो उसका यहाँ पे हमें एक कॉलम में डेटा गिवन है। ऐसे ही तीनों दिन का कितने पेंसिल्स और इरेज़र्स सोल्ड हुए, ये हमें गिवन है। हमें पता लगाना है कि टोटल क्या पैसे शॉपकीपर ने कमाए। तो हमें प्राइस ऑफ 1 पेंसिल दे रखा है C और प्राइस ऑफ 1 इरेज़र है D। तो अगर हम डे बाय डेज़ को सॉल्व करें, देखते हैं क्या होगा। डे 1 पे 5 पेंसिल्स और 4 इरेज़र्स सोल्ड हुए। तो टोटल कितना अर्निंग हुई शॉपकीपर की? वो होगी कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स 5 इंटू C यानी कि 5C और 4 इरेज़र्स का 4D। तो टोटल कितना हो गया? 5C प्लस 4D। तो ये है अमाउंट अर्न्ड ऑन डे 1।
ऐसे ही डे 2 पे 3 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स बिके। तो कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स होगा 3C, कॉस्ट ऑफ 6 इरेजर्स होगा 60। तो अमाउंट अर्न्ड ऑन डे 2 क्या हो गया 3C प्लस 60। डे 3 पे 10 पेंसिल्स और 1 इरेजर सोल्ड हुए। तो 10 पेंसिल्स का कॉस्ट 10C और 1 इरेजर का कॉस्ट 1 इंटू डी, यानी कि सिर्फ डी से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो डे 3 पे क्या क्या अमाउंट अर्न हुआ 10C प्लस डी। अब हमारे पास डे 1, डे 2 और डे 3 तीनों की अर्निंग्स हैं। टोटल अर्निंग्स निकालने के लिए हम तीनों को ऐड कर देंगे। तो हमें कितना मिला, ये डे 1 की अर्निंग, डे 2 की और डे 3 की, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 5C प्लस 4D, 3C प्लस 60 और 10C प्लस डी, ये तीनों दिन की अर्निंग्स हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करूँगी। तो ये जो भी C वाली हैं, ये एक तरीके की लाइक टर्म्स हैं और जो D वाली हैं वो दूसरी तरीके की लाइक टर्म्स हैं। अब मैं इन्हें ग्रुप कर दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं C वाली पहले लिखूंगी और D वाली बाद में। 5C प्लस 3C प्लस 10C प्लस 4D प्लस 6D प्लस D। अब मैं इन तीनों को ऐड कर सकती हूँ और इन तीनों को भी ऐड कर सकती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, ये तीन 18C प्लस 11D। तो मेरी टोटल अर्निंग्स हो गई 18C प्लस 11D। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें है कि अगर मैंने एक बड़े से रेक्टेंगल को दो छोटे रेक्टेंगल्स में स्प्लिट कर दिया तो मैं कैसे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया बताने के लिए एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ। अब ये जो स्प्लिटिंग है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी डिनोट कर रही है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास ब्रैकेट के बाहर कुछ नंबर है और ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है इसको मैं पहले वाले और दूसरे वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी। इसको मैं ऐसे भी समझ सकती हूँ कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो मेरे पास बच्चे हैं और ये दोनों एडिशन में है, तो जो आइसक्रीम बाहर है वो पहले बच्चे को भी मिलेगी और दूसरे बच्चे को भी। यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूँ 3 इंटू 4 प्लस 1, तो इसको मैं कैसे लिखूँगी 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। तो ये जो 3 है ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे अगर बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो ये जो दो छोटे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 1 और 2, इन दोनों के एरियाज को या तो मैं अलग अलग निकाल के ऐड कर सकती हूँ या मैं एक और चीज़ कर सकती हूँ जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये वाली टेक्निक देख लेते हैं जिसमें हम दो छोटे रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे। तो रेक्टेंगल 1 का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 4 इंटू वी या v इंटू 4, जो कि होगा 4v। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 कितना होगा 3 इंटू वी, जो कि है 3v। तो अब एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस 2, जो कि है 4v प्लस 3v। अब ये दोनों के पास v है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं और हमें टोटल मिलेगा 7v। एक दूसरा तरीका इसको करने का ये भी है कि जो टोटल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, ये जो बड़े वाला रेक्टेंगल है उसकी, ये वाले रेक्टेंगल की ये कितनी है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 प्लस 3, और इसकी जो विड्थ है वो v ही रहेगी। तो v इंटू 4 प्लस 3, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ, मैं ऐसे भी करके सॉल्व कर सकती हूँ पूरे बड़े एरिया का रेक्टेंगल निकालने के लिए, पूरे बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू वी प्लस 3 इंटू वी, यानी कि 4v प्लस 3v, जो कि है 7v। तो दोनों से ही हमें सेम आंसर मिलेगा। और यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखी जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये आगे बहुत काम आने वाली है। एग्जाम्पल 7, एक शॉप है जो कि चेयर्स और टेबल्स को रेंट करती है। रेंट करने के लिए हमें पहले कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है पर पीस के हिसाब से, और फिर जब हम वो चेयर और टेबल वापस कर देते हैं तो जो हमने अमाउंट पे किया था उसमें से कुछ अमाउंट हमें वापस मिल जाता है। तो एक चेयर रेंट करने के लिए हमें 40 रुपीज़ देने पड़ते हैं और एक टेबल रेंट करने के लिए हमें 75 रुपीज़ देने पड़ते हैं। जब हम ये टेबल और चेयर रिटर्न कर देते हैं तो हमें
₹6 पर चेयर और ₹10 पर टेबल वापस भी मिल जाता है। तो अब हमें टोटल अमाउंट कितना हमने पे किया उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो अगर मान लो हमने X चेयर्स और Y टेबल्स को रेंट किया तो कितना टोटल अमाउंट पे होगा उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। टोटल अमाउंट पेड कितना होगा, हमने पहले कितना अमाउंट दिया रेंट करने के लिए और उसमें से हमें कितना वापस मिला जब हमने टेबल और चेयर शॉप को वापस कर दी, वो माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो अमाउंट पेड वाइल रेंटिंग आउट। अब हमारे पास एक्स चेयर्स हैं और एक चेयर का प्राइस 40 है, तो अमाउंट पेड फॉर एक्स चेयर्स कितना होगा, एक्स इंटू 40 यानी कि 40x। ऐसे ही वाई टेबल्स के लिए कितना होगा, वाई इंटू 75 यानी कि 75y। फिर टोटल अमाउंट कितना पे हुआ किया हमने, 40x प्लस 75y। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर हम रिटर्निंग द चेयर्स एंड टेबल्स बैक। तो एक चेयर वापस देने पे हमें ₹6 मिलते हैं, तो x देने पे हमें 6x मिलेंगे। ऐसे ही y टेबल्स रिटर्न करने पे हमें 10y रुपीज़ वापस मिलेंगे। तो टोटल अमाउंट हमें कितना वापस मिला, 6x प्लस 10y। अब टोटल अमाउंट हमने पे कितना किया वो हो जाएगा ये वाला टर्म 40x प्लस 75y माइनस 6x प्लस 10y। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ कैसे लिख सकती हूँ, 40x प्लस 75y। अब मुझे ये ब्रैकेट खोलना है, तो मैं क्या करूँगी, ये दोनों के साइंस को उल्टा कर दूंगी। अभी ब्रैकेट के अंदर 6x पॉजिटिव है, मैं ब्रैकेट खोलूँगी और यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा -6x और -10y। अब मैं सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 40x माइनस 6x प्लस 75y माइनस 10y। 40x माइनस 6x कितना हो गया, 34x और ये हो जाएगा प्लस 65y। तो ये है टोटल अमाउंट जो मैंने पे किया। एग्जाम्पल नंबर 8। चारू ने 3 राउंड ऑफ क्विज दिए और तीनों राउंड्स में जो उसके स्कोर्स हैं वो हमें दे रखे हैं। यहाँ पे P का मतलब है स्कोर फॉर करेक्ट आंसर और Q जो है वो है पेनल्टी फॉर एन इनकरेक्ट आंसर। तो हमें उसका फाइनल स्कोर बताना है। अब फाइनल स्कोर बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों राउंड्स के स्कोर को ऐड कर देंगे। तो 7P माइनस 3Q प्लस 8P माइनस 4Q प्लस 6P माइनस 2Q। अब यहाँ अगर हम नोटिस करें तो हमारे ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो ब्रैकेट खोलते टाइम हम कुछ भी साइन चेंज नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7P प्लस 3Q प्लस 8P माइनस 4Q प्लस 6P माइनस 2Q। अब मैं सारी लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दूंगी, यानी कि सारी P वाली टर्म्स को एक साथ और सारी Q वाली टर्म्स को एक साथ। तो क्या बन जाएगा, 7P प्लस 8P प्लस 6P माइनस 3Q, ये यहाँ पे माइनस है, माइनस 4Q और माइनस 2Q। तो मुझे क्या मिलेगा, 7P प्लस 8P प्लस 6P कितना हो गया, 21P। और यहाँ पे है -3 -4, तो माइनस माइनस जब होते हैं तो हम उन्हें ऐड करते हैं, तो ये हो गया -7Q -7Q माइनस 2Q माइनस 9Q। तो 21P माइनस 9Q, ये है टोटल स्कोर। एग्जाम्पल 9, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे इधर हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, ब्रैकेट के बाहर 4 है और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई है, तो मैं 4 को x से भी मल्टीप्लाई करूँगी और मैं y से भी करूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y माइनस वाई। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y माइनस वाई होगा 3y। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10, हमें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है 5u और 5 प्लस यू, क्या ये एक दोनों के इक्वल है, और दूसरी चीज़ क्या 10y माइनस 3 और 10 इंटू वाई माइनस 3 ये भी इक्वल एक्सप्रेशन है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो चेकिंग 5u एंड 5 प्लस यू।
तो हम क्या करेंगे कि u की अलग-अलग वैल्यूज़ में देखेंगे कि 5u और 5 प्लस u की क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो सबसे पहले तो 5u में अगर मैं u को 2 रखूँ तो मेरे पास आएगा 10। अगर मैं u को 11 रखूँ तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 11 यानी कि 55। अगर मैं u को 8 रखूँ तो मुझे मिलेगा 5 इंटू 8 40। ऐसे ही 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। तो मुझे ये सारे टर्म्स मिलेंगे। फिर 5 प्लस u में अगर मैं u को 2 रखूँ तो मुझे 7 मिलेगा क्योंकि 5 प्लस 2 7 होता है। फिर 5 प्लस 11 होता है 16, 5 प्लस 8 होता है 13 और 5 प्लस 5 होता है 10। तो यहाँ मैं अगर देखूँ u की वैल्यूज़ पे मुझे 5u और 5 प्लस u की जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो सब अलग-अलग मिल रही हैं। इसीलिए ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं हैं। फिर अगर मैं 10y-3 और 10 इंटू y-3 के लिए चेक करूँ तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 0 रखती हूँ पहले वाले केस में तो 10 इंटू 0 माइनस 3 क्या होगा 0 माइनस 3 जो कि -3 देगा मुझे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं y को 2 रखूँ तो मुझे मिलेगा 10 इंटू 2 माइनस 3 यानी कि 20 माइनस 3 जो कि होता है 17। फिर अगर मैं यहाँ पे y को 10 रखूँ तो 10 इंटू 10 माइनस 3 हो जाएगा 100 माइनस 3 97। फिर 10 इंटू 7 माइनस 3 हो जाएगा 70 माइनस 3 67। फिर अगर मैं यहाँ पे दूसरे वाले एक्सप्रेशन को चेक करूँ, मैं पहले अगर y को 0 रखूँ तो 10 इंटू 0 माइनस 3 ये हो जाएगा 10 इंटू माइनस 3 जो कि है -30। फिर y को 2 रखूँ तो 10 इंटू 2 माइनस 3 मतलब 10 इंटू -1 जो कि हो जाएगा -10। फिर मैं अगर y को 10 रखूँ तो 10 इंटू 10 माइनस 3 10 इंटू 7 जो कि है 70। फिर अगर मैं y को 7 रखूँ तो 10 इंटू 7 माइनस 3 मतलब कि 10 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 40। यहाँ पे भी मैं देख सकती हूँ कि y की जो भी मैंने वैल्यूज़ ली हैं उन पे दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू मुझे अलग-अलग मिल रही है। यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 0 -3 है और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 0 -30 है। ऐसे ही सबके लिए अलग-अलग है। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं हैं। एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें हमें बताना है कि अगर हम ये सारे नंबर्स को सम कर दें तो हमें क्या मिलेगा उसका एक्सप्रेशन लिखना है। r और ये s इधर अननोन क्वांटिटीज़ हैं इसीलिए हमने इसे लेटर नंबर से रिप्रेजेंट किया है। तो देखते हैं। अब अगर हम इन सबको रो वाइज ऐड करें तो रो वाइज मतलब ऐसे ऐड करूँगी। पहली रो है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 वो मैंने इधर लिख दिया। दूसरी रो है r प्लस एस। फिर तीसरी रो भी r प्लस एस और चौथी रो है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो मुझे क्या मिलेगा? तो सबसे पहले तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा 12। मैं इसको लिख सकती हूँ 12 प्लस r प्लस एस प्लस r प्लस एस प्लस 12। अब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ r प्लस एस प्लस 12 प्लस 12। तो ये हो जाएगा 2r प्लस 2s प्लस 24 और ये है मेरा आंसर।